एक लड़का जो पूरे 2 साल तक घर पर कोमा में पड़ा रहा, जब दोबारा स्कूल में क्लास प्लेसमेंट एग्जाम देने लौटा तो उसने लगातार एक के बाद एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। असल में ओल्ड एरा 2042 में एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ने ब्लू प्लैनेट अर्थ पर हमला कर दिया था। इंसानों ने अपनी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स से जवाबी हमला किया, लेकिन फिर भी वे हार गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लंबे समय तक न्यूक्लियर रेडिएशन वाले माहौल में रहने की वजह से इंसानों ने अपने शरीर की सीमाएं तोड़ दी और इवॉल्व होना शुरू कर दिया। ओल्ड एरा 2060 तक सभी वयस्क इंसानों की लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 2 तक पहुंच गई। यही वह पल था जिसने ओल्ड एरा का अंत और एक बिल्कुल नए एरा की शुरुआत का ऐलान कर दिया। मेरा नाम चेंडू है। 2 साल पहले ऑल्टरनेट वर्ल्ड के आक्रमण के दौरान बदकिस्मती से एक नीला मीटियोराइट आकर मुझसे टकरा गया। तब से वह हमेशा के लिए मेरे हाथ के अंदर ही रह गया। इसी वजह से मुझे पूरे 2 साल घर पर रिकवरी करनी पड़ी। और आज क्लास प्लेसमेंट एग्जाम का दिन है। टोटल मार्क्स 750 हैं, जिनमें थ्योरी सब्जेक्ट्स के सिर्फ 225 मार्क्स हैं, जबकि मार्शियल एग्जाम के 525 मार्क्स हैं। इसके अलावा ओवरऑल टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट्स ही होंगी क्लास में प्रवेश पा सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बनने का यह आखिरी मौका है। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात स्कूल के सबसे परेशान करने वाले बुली गैंग से हो गई। अरे, ये तो वही जीनियस चेंडू है ना, जिसने 2 साल की लीव ले रखी थी। क्या बात है। ग्रेड 10 और ग्रेड 11 पढ़े बिना ही सीधे क्लास प्लेसमेंट एग्जाम देने आ गया। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि 2 साल तक बीमार होकर घर में पड़े रहने के बाद भी तुम होंगी क्लास में एडमिशन ले लोगे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। लेकिन पहले ये सोचो कि एग्जाम तुम खुद पास कर पाओगे या नहीं। इतना कहकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और सीधे एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ गया। धत तेरे की, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहा है। मार्शल आर्ट्स एग्जाम में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हें पूरी तरह क्रिपल कर दूंगा। जहां तक थ्योरी एग्जाम की बात है, उसमें बस न्यू एरा से जुड़ी सामान्य जानकारी के सवाल थे। मेरे जैसे टॉपर के लिए वो पेपर खत्म करना बेहद आसान था। आखिर इन 2 सालों के कोमा के दौरान मैं रहस्यमयी तरीके से एक मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच गया था। वहां मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार देखकर कभी न भूलने वाली क्षमता मिल गई। मुझे पूरा भरोसा था कि थ्योरी एग्जाम में मैं फुल मार्क्स लाऊंगा। शाम को जब मैं घर लौटा और डिनर टेबल पर बैठा तो पिताजी ने अचानक मेरे सामने क्यूआई ब्लड पाउडर की एक बोतल रख दी। कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम है। ये क्यूआई ब्लड पाउडर तुम्हारे स्कोर बढ़ाने के लिए है। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। अभी तुम्हें सिर्फ एग्जाम पर ध्यान देना है। मुझे अच्छी तरह पता था कि क्यूआई ब्लड पाउडर की सिर्फ एक बोतल की कीमत 20,000 युआन है। इसे खरीदने के बाद शायद घर की ज्यादा सेविंग्स भी नहीं बची होंगी। कल के एग्जाम में मुझे हर किसी को चौंका कर दिखाना ही होगा। यह सोचते ही मेरा कॉन्शियसनेस फिर से सिस्टम स्पेस में पहुंच गया। इस जगह पर अनगिनत मॉन्स्टर्स मौजूद थे। उनका लक्ष्य क्रिस्टल को नष्ट करना था, जबकि मेरा काम उन्हें रोकना और एक एक करके खत्म करना था। अगर क्रिस्टल नष्ट हो जाता तो अगले दिन मैं पूरे दिन के लिए फिर से कोमा में चला जाता। लेकिन अगर क्रिस्टल की रक्षा करते हुए मैं सिस्टम स्पेस में मर जाता तो मैं तुरंत जाग जाता और पूरे दिन मेरी एनर्जी पूरी तरह भरी रहती। हर बार जब मैं मॉन्स्टर्स की एक वेव को सफलतापूर्वक रोक लेता तो मेरी मेंटल पावर हमेशा के लिए 1 पॉइंट बढ़ जाती। अगली मॉन्स्टर वेव आने में सिर्फ 30 सेकंड्स बचे थे। अब इन मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों का सामना करना मेरे लिए आम बात बन चुका था। मैं उन्हें बड़ी आसानी से और पूरी स्किल के साथ खत्म कर देता था। इसी लगातार लड़ाई की वजह से मेरी कॉम्बैट टेक्निक्स भी तेजी से निखर रही थीं। कुछ ही देर में मैंने इस वेव के सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। नाम चेंडू, लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 5.1, मेंटल पावर लेवल 5, स्ट्रेंथ 1000 जिन लगभग 500 किलोग्राम, मार्शल स्किल फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट स्टेज। 5वीं वेव के मॉन्स्टर्स आने वाली है। प्लेयर कृपया युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अचानक एक विशाल रेड ड्रैगन आसमान में प्रकट हुआ और मेरी तरफ एक भयंकर फायर ब्रेथ छोड़ दी। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब मैं इस दानव का सामना कर रहा था।
पिछली कई हारों के बाद मैं इसकी हर अटैक पैटर्न को अच्छी तरह समझ चुका था। अब मैं इसकी अगली चाल का पहले से ही प्रेडिक्शन कर सकता था। इस बार मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगा। यह सोचते ही मैंने अपनी स्वॉर्ड उठाई और सीधे रेड ड्रैगन के पेट की ओर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। मेरे इस जोरदार चार्ज से रेड ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक बुरी तरह बर्सर्क हो गया। उसने अपनी विशाल क्लॉस उठाई और पूरी ताकत से मुझ पर झपट पड़ा। मैंने तुरंत छलांग लगाकर खुद को पीछे खींच लिया और बाल बाल उस घातक हमले से बच गया। फिर मैंने रेड ड्रैगन के विशाल शरीर को जंपिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया, ऊंची छलांग लगाई और अपना स्किल इस्तेमाल किया। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट। एक चमकदार स्वॉर्ड लाइट बिजली की तरह लपकी और सीधे रेड ड्रैगन की गर्दन को आर पार चीर गई। अगले ही पल विशाल रेड ड्रैगन जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। एहतियात के लिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और रेड ड्रैगन पर एक और फाइनल स्ट्राइक कर दिया। तभी जाकर मुझे पूरी तरह तसल्ली हुई। कांग्रेचुलेशंस! होस्ट ने सफलतापूर्वक 5वीं मॉन्स्टर वेव को रोक लिया है। मेंटल पावर लेवल +1। कांग्रेचुलेशंस! होस्ट ने इस राउंड के सभी मिशंस पूरे कर लिए हैं। रिवॉर्ड QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक प्राप्त हुई। यह संदेश देखते ही मैं हैरान रह गया। आखिर विजुअलाइजेशन टेक्निक एक बेहद दुर्लभ मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक मानी जाती है, जिससे मेंटल पावर को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मैं अभी इस खुशी में डूबा ही था कि तभी होस्ट, कृपया तैयार हो जाइए। अगली मॉन्स्टर वेव कुछ ही क्षणों में आने वाली है। मेरे सामने अचानक विशाल ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड प्रकट हो गया। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अरे, ये क्या है? इनसे लड़ूंगा कैसे? ये लेवल तो मेरे बस का नहीं है। लो भाई, क्रिस्टल तुम्हारा ही सही। जब समझ आ गया कि यह स्टेज फिलहाल क्लियर करना नामुमकिन है, तो मैंने अभी अभी मिली QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक को आजमाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक खोली, मेरी कॉन्शियसनेस तुरंत उस पुस्तक के अंदर मौजूद एक रहस्यमयी स्पेस में खिंच गई। मेरे सामने एक अकल्पनीय रूप से भयावह गॉडीमन खड़ा था और उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। ये आखिर कैसी सत्ता है? सिर्फ उसकी ओर नजर डालते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मानो मेरी आत्मा तक दबाव महसूस कर रही हो। क्या यही है असली विजुअलाइजेशन टेक्निक? उस रात मैं पूरे समय अपने बिस्तर पर बैठकर QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक की कल्टीवेशन करता रहा। हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह उठते ही मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। घरवालों से विदा लेकर मैं लियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल जिम्नेशियम पहुंचा। आज यही मार्शल आर्ट्स एग्जाम होने वाला था। लेकिन तभी वही परेशान करने वाला बुली गैंग फिर से मेरे सामने आ धमका। अरे, ये तो वही जीनियस है जिसने 2 साल लीव ली थी। सच में मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने आ गया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक ही पंच में तुम्हें फिर से 2 साल की लीव पर भेज दूं? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिस इंसान की थ्योरी एग्जाम भी पास नहीं होती, उसे यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। जब दोनों तरफ का माहौल पूरी तरह टेंस हो गया और ऐसा लगने लगा कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, तभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुरंत बीच में आ गया। अरे, बस करो, एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर टीचर्स ने देख लिया, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर बुली गैंग हमें धमकी देकर वहां से चला गया। इसके बाद मार्शल आर्ट्स एग्जाम शुरू हुआ। इस एग्जाम के 2 भाग थे, स्ट्रेंथ टेस्ट और कॉम्बैट ड्यूअल। स्ट्रेंथ टेस्ट में हर ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स एक साथ पंचिंग बैग पर वार करते थे और जिस छात्र का स्कोर सबसे कम होता, वह तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता। अपनी असली ताकत छिपाने के लिए मैंने जानबूझकर थोड़ा स्ट्रेंथ रोक कर रखा। लेकिन मेरे बगल में खड़ा फेंगरुई अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार था। पहले ग्रुप की परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, फेंगरुई ने पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारा। विशाल पंचिंग बैग सीधे हवा में उड़ गया। उसके दोनों साथी तुरंत चिल्ला उठे, बॉस, कमाल कर दिया, आप तो बहुत जबरदस्त हैं। हमारे बॉस तो पक्का इस ग्रुप में नंबर 1 आएंगे।
लगता है कुछ लोगों का सफर यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वैंग ने एक ही पंच में पंचिंग बैग को इतनी जोर से मारा कि वह सीधे आसमान की ओर उड़ गया। पावर 1500 जिन। यह देखकर मेरा दोस्त खुशी से चिल्ला उठा, वाह मेरे भाई, ये तो कमाल कर दिया, एकदम जबरदस्त। अपडेट आ गया, अपडेट आ गया। मैंने न सिर्फ लायांग सिटी यूथ रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि पूरे ब्लू स्टार की टॉप 10,000 रैंकिंग में भी अपनी जगह बना ली। इसी वजह से मैं वैंग ने मुझ पर खास ध्यान दिया। वह प्रिंसिपल के साथ मुझे सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि कमरे में पहले से ही 2 और नौजवान मेरा इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक था लायांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के होंगजी क्लास का रैंक 1 छात्र मो लेते, और दूसरा था लायांग सिटी यूथ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाला लियोबो। हम तीनों ने बस एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन हम में से कोई भी पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिला था। एक दूसरे से संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं वैंग ने हमें यहां बुलाने का असली कारण बताया। उन्होंने कहा, हमारे जियो डिस्ट्रिक्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 100 सिटीज जल्द ही क्लास 12 मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी कंपटीशन आयोजित करने जा रहे हैं। हर शहर अपने मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के टॉप 3 छात्रों को भेजेगा। हर टीम के साथ लेवल 15 या उससे ऊपर का एक मार्शल आर्टिस्ट टीम लीडर के रूप में रहेगा। सभी प्रतिभागी 3 दिन तक चलने वाली 100 सिटीज चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस कंपटीशन का आयोजन हाईचेंग नंबर 1 हाई स्कूल में होगा। इसके बाद मैं वैंग ने सबसे अहम बात बताई। इस 100 सिटीज चैंपियनशिप में जो टॉप 10 में जगह बनाएगा, उसे कॉलेज एंट्रांस एग्जाम गाओ में बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, और साथ ही कैश प्राइज भी। सबसे कम इनाम भी 10 बोनस मार्क्स और 1 लाख युएन से शुरू होगा। मैं वैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर टॉप 10 में जगह नहीं भी मिली तो भी कोई बात नहीं। इस कंपटीशन के जरिए तुम अपने हमउम्र जीनियसेस की असली ताकत देख पाओगे, इसलिए अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लेना। उनकी बात सुनने के बाद हम तीनों ने बिना झिझक 100 सिटीज चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस कंपटीशन में ऊंची रैंकिंग हासिल कर लूं, तो मम्मी पापा को अब इतनी मेहनत करके काम नहीं करना पड़ेगा। दृश्य बदलता है। मैं होंगजी क्लास पहुंच गया। क्योंकि यह मेरा यहां पहला दिन था, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही सीट क्लास रैंक 10 वाले पैंग हू की थी। वह तुरंत गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो गया। तभी एक विशाल हाथ अचानक हमारी तरफ बढ़ा और बीच में आ गया। मैंने मुड़कर देखा। वह कोई और नहीं बल्कि वही मो लेते था, जिससे कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई थी। मो लेते मुस्कुराते हुए बोला, पैंग हूं, शांत हो जाओ। चेन दियो आज पहली बार होंगजी क्लास में आया है। उसे अभी हमारे क्लास रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। इतनी छोटी सी बात पर ज्यादा नाराज मत हो। पैंग हू ने ठंडी नजर से मेरी तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है। मो लेते की इस्त की वजह से इस बार तुझे छोड़ रहा हूं। इसके बाद मो लेते ने मुझे पूरी बात समझाई। तभी मुझे पता चला कि होंगजी क्लास में सीट्स ताकत के हिसाब से तय होती है। हर महीने की शुरुआत में एक सीट रैंकिंग बैटल आयोजित होती है। उसमें जो जितना ऊंचा रैंक हासिल करता है, उसे उतनी ही आगे की सीट मिलती है। और जो छात्र बॉटम 10 में रहते हैं, उन्हें पूरे अगले महीने खड़े होकर क्लास अटेंड करनी पड़ती है। संयोग से आज ही नए महीने का पहला दिन था, इसलिए थोड़ी ही देर में सीट रैंकिंग बैटल शुरू होने वाली थी। इतना ही नहीं, उस रैंकिंग से यह भी तय होता था कि पूरे महीने किसे कितनी रिसोर्स सब्सिडी और ट्रेनिंग रिसोर्सेज मिलेंगी। दृश्य बदलते ही हम सभी इस महीने की रैंकिंग बैटल के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम में पहुंच गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीचर सबसे पहले मेरा ही नाम पुकारेंगे। उन्होंने नियम समझाते हुए कहा, हर चैलेंजर अधिकतम 3 चैलेंजेस कर सकता है। तुम्हारे कॉम्बैट परफॉर्मेंस के आधार पर मैं तुम्हें उपयुक्त सीट रैंक दूंगा। यह सुनते ही मैंने बिना किसी झिझक के कहा, मैं रैंक 12 को चुनौती देता हूं। मेरी बात सुनते ही पूरा होंगजी क्लास सन्न रह गया। क्या यह लड़का अभी अभी होंगजी क्लास में आया है और आते ही टॉप 10 के करीब वाले छात्र को चुनौती दे रहा है? कितना घमंडी है। यहां तक कि पास खड़े टीचर को भी लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा लक्ष्य चुन लिया है। उन्होंने मन ही मन सोचा, मानता हूं कि इस लड़के की मार्शल स्किल्स काफी बेहतरीन है, लेकिन उसकी लाइफ स्ट्रेंथ अभी भी टॉप 10 छात्रों से काफी कम है।
यह मुकाबला उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए टॉप 10 में मिलने वाली रिसोर्स सब्सिडी इतनी आकर्षक थी कि यह जोखिम उठाना पूरी तरह सही लगता था। आखिर रैंक 10 को मिलने वाले रिसोर्सेस रैंक 11 की तुलना में पूरे 50% ज्यादा थे। सिर्फ इसी फायदे के लिए यह चुनौती लेने लायक थी। उधर पैंगहू ने दोनों हाथों से अपना विशाल वॉर हैमर उठाया और ताना मारते हुए बोला, सुन लड़के, थोड़ी देर बाद ऐसा न हो कि मेरी मार खाकर रोते रोते अपने मम्मी पापा को याद करने लगे। मैंने उसकी बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान दी। कुछ ही पलों बाद हम दोनों कॉम्बैट रूम के बीचों बीच आमने सामने खड़े थे। दोनों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली। चेनड्यू वर्सेस पैंगहू ड्यूअल स्टार्ट। एक लड़के ने लेजेंडरी मार्शल सेंट स्पेस को अवेकन कर लिया था। हर रात उसे उस रहस्यमयी स्पेस में प्रवेश करके क्रिस्टल डिफेंस बैटल लड़नी पड़ती थी। और आज क्लास प्लेसमेंट एग्जाम का दिन था। इस एग्जाम में केवल टॉप 10 स्टूडेंट्स ही होंगजी क्लास में प्रवेश पा सकते थे। स्ट्रेंथ टेस्ट में मैंने अपनी जबरदस्त ताकत से सभी को पीछे छोड़ दिया और आराम से फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। अब बारी थी सबसे अहम कॉम्बैट ड्यूल की। संयोग से मेरा मुकाबला उसी स्कूल बुली फेंगरुई से हुआ जो हमेशा मुझे तंग करता था। फेंगरुई ने घूरते हुए कहा, चेनड्यू, ये मत समझना कि स्ट्रेंथ टेस्ट में मुझे हरा दिया तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हो। इस मुकाबले में तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। उसकी बातें सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और तिरस्कार से बोला, उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी तुम्हारी यही अकड़ बनी रहेगी। अगले ही पल फेंगरुई ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी स्टाफ उठाई और पूरी ताकत से मेरी ओर हमला कर दिया। मार्शल स्किल फिंगर सॉन्ग डांस। उसका हर वार हवा को चीरता हुआ मेरी ओर आ रहा था, लेकिन मैंने एक एक हमला बड़ी आसानी से रोक दिया। फिर मैंने अपनी स्वॉर्ड को जोर से घुमाया और एक ही झटके में उसकी स्टाफ को दूर उछाल दिया। अगले ही पल मैंने तलवार को उल्टा पकड़कर उसके हिल्ट से सीधे फेंगरुई के चेहरे पर जोरदार वार कर दिया। धड़ाम। यह वार पड़ते ही फेंगरुई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, धत तेरे की, चेनड्यू। फेंगरुई गुस्से से गरज उठा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि होंगजी क्लास में जाने का हक सिर्फ मेरा है। 5G सच में नाम के मुताबिक तेज। अगले ही पल उसके हाथ की स्टाफ कई आफ्टर इमेजेस में बदल गई और हर दिशा से मेरी ओर टूट पड़ी। लेकिन इतनी तेज रफ्तार वाले हमलों के बावजूद मैं बड़ी आसानी से हर वार से बचता रहा। तभी फेंगरुई ने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में समेट ली और मेरी ओर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम। उसकी स्टाफ जमीन से टकराते ही पूरा अरीना फ्लोर चकनाचूर हो गया। यह देखकर मैंने मन ही मन सोचा, वाकई इंसानों के साथ रियल कॉम्बैट करना और मॉन्स्टर्स से लड़ना, दोनों में काफी फर्क होता है। उसी समय फेंगरुई ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अगले ही पल उसने एक जबरदस्त थ्रस्ट के साथ अपनी स्टाफ पूरी ताकत से मेरी ओर भोंक दी। यह देखकर मैं भी जरा सी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाई और सीधे उसके वार का सामना किया। लेकिन जैसे ही हमारी ताकतें आपस में टकराईं, मैंने अचानक अपनी स्वॉर्ड पीछे खींच ली और फुर्ती से उसके हमले से बच निकला। इस अप्रत्याशित चाल की वजह से फेंगरुई का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बस मुझे इसी मौके का इंतजार था। मैंने तुरंत अपना मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, लिंक स्याकिंग फेंग। एक पल में मेरी स्वॉर्ड कई चमकदार वारों में बदल गई और लगातार उसकी ओर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में मैंने उसकी देह पर कई तेज स्लैशेस छोड़ दिए। मुझे लगा था कि इस एक अटैक से मुकाबले का फैसला हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि फेंगरुई अचानक अपनी कमर से एक डैगर निकाल लेगा और मौका देखकर मुझ पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन इतनी मामूली चाल से मुझे हराना नामुमकिन था। मैंने बिना एक पल गवाए सीधा एक जोरदार पाम स्ट्राइक उसके चेहरे पर दे मारा। धड़ाम। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 साल तक स्कूल से दूर रहने वाला मैं अब इतना ताकतवर बन चुका हूं। मेरे शानदार प्रदर्शन ने टीचर्स का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फेंगरुई की हालत इतनी खराब हो गई थी, लेकिन चेनड्यू के शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। एक टीचर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है यह पूरी तरह मार्शल स्किल के स्तर का अंतर है। उसने हर पहलू में फेंगरुई को दबा दिया। यह बात तुरंत प्रिंसिपल को बतानी होगी। चूंकि मेरा मार्शल आर्ट्स एग्जाम खत्म हो चुका था, इसलिए समय बिताने के लिए मैं वर्चुअल बैटल पॉड की तरफ चला गया।
मेरे जैसे साधारण परिवार के स्टूडेंट के लिए इतनी महंगी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का मौका सिर्फ स्कूल में ही मिलता था। बस वर्चुअल बैटल पॉड के अंदर लेते ही सिस्टम अपने आप मेरी ताकत के बराबर किसी मार्शल आर्टिस्ट को मैच कर देता था। इस वर्चुअल बैटल पॉड में खेले गए सभी मुकाबलों का रिकॉर्ड सीधे ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग में दर्ज होता था। यह रैंकिंग खास तौर पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बनाई गई थी और लोग इसे जीनियस रैंकिंग के नाम से भी जानते थे। यह ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग दुनिया की सभी बड़ी फैक्शंस द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग थी। यहाँ तक कि होंगजी क्लास के ज्यादातर छात्र भी इस रैंकिंग में जगह नहीं बना पाते थे। चूंकि मैं 2 साल तक स्कूल से दूर रहा था, इसलिए मेरी रैंक अभी भी सिर्फ ब्रॉन्ज टियर पर थी। लेकिन अगर मैं इस रैंकिंग में अच्छा रिकॉर्ड बना पाता तो चाहे फेंग रुई कितनी भी चालें चलता, मैं अपनी ताकत के दम पर होंगजी क्लास में दाखिला हासिल कर ही लेता। जैसे ही मैच मेकिंग पूरा हुआ, मेरी कॉन्शियसनेस एक विशाल सफेद वर्चुअल स्पेस में पहुंच गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे अपना अपोनेंट कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण मेरे सिर के ठीक ऊपर अचानक एक लड़की प्रकट हुई। उसके दोनों हाथों में तेज धार वाले डुअल ब्लेड्स थे और वह बिजली की रफ्तार से सीधे मेरी ओर झपट रही थी। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसके इस अचानक हुए स्नीक अटैक को रोक लिया। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड बुरी नहीं है। मेरे पहले हमले को रोक लिया। अब चलो असली मुकाबला शुरू करते हैं। इस बार मैं तुम्हें दोबारा स्नीक अटैक करने का मौका नहीं दूंगा। इतना कहते ही हम दोनों आमने सामने भिड़ गए। लेकिन कुछ ही वारों में मुझे एहसास हो गया कि मेरी प्रतिद्वंद्वी बेहद फुर्तीली थी। मेरी हर अटैक को वह बड़ी आसानी से डॉज कर रही थी। मैंने तुरंत अपना मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक। एक तेज वार के बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस पर जोरदार हॉरिजॉन्टल स्लैश चला दिया। लेकिन सामने वाली लड़की ने सिर्फ एक नज़र में ही इस मार्शल स्किल को पहचान लिया। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इस चाल में तुम्हारी टाइमिंग गलत है और स्टांस भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर ऐसे इस्तेमाल करोगे तो इसकी असली ताकत कभी बाहर नहीं आएगी। ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं मन ही मन चौंक गया। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर कौन सी बेसिक मार्शल स्किल इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही मैंने अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार किया, वह पल भर में मेरी नजरों से गायब हो गई। अगले ही क्षण वह टेलीपोर्ट होकर सीधे मेरे पीछे दिखाई दी और अपनी स्वॉर्ड मेरी बेचारी पेग हेड की तरफ घूमती। बैटल रिजल्ट, द लिटिल गर्ल हु सेल्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स विंस। हारते ही मेरे सेंट पॉइंट्स में से सीधे 10 पॉइंट्स काट लिए गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने दिनों बाद पहली बार वर्चुअल बैटल पॉड इस्तेमाल करूंगा और पहली ही लड़ाई में हार जाऊंगा। मैंने मन ही मन अपनी ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट के बारे में सोचा। इस स्वॉर्ड टेक्निक में कुल 4 फॉर्म्स थीं, लेकिन अब तक मैं सिर्फ एक ही चाल में पूरी तरह माहिर नहीं हो पाया था। एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक। एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक मूल रूप से एक पियर्सिंग स्किल थी। इसकी लड़ने की शैली असैसिन क्लास के ज्यादा करीब थी। उसी पल मुझे अचानक अपनी सबसे बड़ी कमी समझ आ गई। अब तक मैं हर लड़ाई में सामने से सीधा हमला करता रहा था, लेकिन इस स्वॉर्ड टेक्निक की असली ताकत तो गति, टाइमिंग और अप्रत्याशित हमलों में छिपी थी। अपनी सोच सही है या नहीं, यह परखने के लिए मैंने तुरंत एक और मैच शुरू कर दिया। इस बार मेरे सामने एक भारी भरकम टैंक टाइप वॉरियर था। मैंने बिना हिचक अपनी स्वॉर्ड उठाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, फर्स्ट फॉर्म, प्रिजन ऑफ लाइट। तेज चमकती स्वॉर्ड ऑरा ने हवा में एक खूबसूरत चाप बनाई और बिजली की रफ्तार से दुश्मन के पेट की ओर जा पहुंची। इसके तुरंत बाद मैंने दूसरा मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, सेकंड फॉर्म, हेवन स्प्लिटिंग स्लैश। नीचे से ऊपर की ओर किया गया यह तेज अपवर्ड स्लैश सीधे विरोधी की ठोड़ी पर जा लगा। इस वार ने सामने वाले टैंक टाइप वॉरियर को पूरी तरह गुस्से में ला दिया। वह दहाड़ते हुए अपने हाथ का विशाल वॉर हैमर घुमाकर मेरी ओर टूट पड़ा। लेकिन उसके इस हमले से मैं जरा भी नहीं घबराया। मैंने तुरंत ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, थर्ड फॉर्म, लिंक्स या किंग फेंग का इस्तेमाल किया। एक के बाद एक कई चमकदार स्वॉर्ड लाइट्स उसके विशाल वॉर हैमर से टकराईं। धड़ाम! भारी टक्कर के साथ उसका हमला बीच में ही रुक गया। वह अभी इस अचानक हुए बदलाव से हैरान ही था कि मैं पल भर में उसके पीछे पहुंच चुका था। मैंने बिना कोई मौका दिए अपनी अंतिम चाल चला दी, ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, फोर्थ फॉर्म, एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक। तेज धार वाली स्वॉर्ड ऑरा बिजली की तरह आगे बढ़ी और एक ही वार में उसके शरीर को आर पार भेद गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। इस बार जीत मेरी थी। स्प्रेबियर ने मुकाबला जीत लिया। विक्ट्री पॉइंट्स +10। अभी अभी पहली बार मैं एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक को पूरी तरह सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाया था। उसी क्षण मेरे मन में एक गहरी समझ पैदा हुई। आखिर स्वॉर्ड्समैनशिप का असली अर्थ क्या है? तलवार की असली ताकत सिर्फ फुर्ती नहीं होती, उसका मतलब है हर परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता। वह कभी कठोर बन सकती है तो कभी कोमल,
कभी खुलकर सामने से वार कर सकती है तो कभी छाया की तरह अदृश्य रहकर हमला कर सकती है। कभी उसकी गति गरजते हुए थंडर जैसी होती है तो कभी वह बहते हुए शांत पानी की तरह निरंतर और मृदु होती है। एजियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक, जो लिu गुआंग स्वॉर्ड आर्ट की अंतिम फॉर्म थी, वह मुझे यही सिखा रही थी कि एक सच्चा स्वॉर्ड्समैन केवल सीधी और ईमानदार लड़ाई ही नहीं लड़ता, जरूरत पड़ने पर वह अपनी चालें छिपाकर सही समय पर अप्रत्याशित वार करना भी जानता है। कंग्रेचुलेशंस! लिu गुआंग स्वॉर्ड आर्ट की प्रोफिशिएंसी टियर 1 89% से बढ़कर टियर 1 90% हो गई। हर नई लड़ाई के साथ मेरी लिu गुआंग स्वॉर्ड आर्ट और भी निखरती जा रही थी। कुछ ही देर बाद सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन सामने आई। कंग्रेचुलेशंस! तुम ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग में 6219 रैंक पर पहुंच गए हो। साथ ही लायांग सिटी यूथ रैंकिंग रैंक नंबर 1। यह लायांग सिटी में नंबर 1 बनने की खबर देखकर मैं खुशी से भर उठा। अब तो होंगजी क्लास की सीट लगभग पक्की है। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते अगला दिन आ गया, क्योंकि पिछली लड़ाई में मैंने फेंग रुई को बुरी तरह घायल कर दिया था। फेंग रुई अभी भी गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती था। इसी वजह से उसका दूसरा चाचा फेंग लिगुओ मुझे परेशान करने आ पहुंचा। वह अकड़ते हुए बोला, टीचर को देखकर ग्रीटिंग करना भी नहीं आता? इस नए सेमेस्टर से मैं डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हूं। पूरे स्कूल में यूनिफॉर्म और अपीयरेंस की जांच मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से कहा, जरा खुद को देखो, ये क्या पहन रखा है? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन मैंने तो स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी है। फिर भी फेंग लिगुओ जबरदस्ती मेरी यूनिफॉर्म में एक के बाद एक कमियां निकालने लगा और उसे अनक्वालिफाइड घोषित करने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। लग रहा था कि किसी भी पल झगड़ा शुरू हो जाएगा। उसी समय दूर से दो लोग हमारी ओर आते दिखाई दिए। वे थे प्रिंसिपल ली म्यू और मैं वांग एंक्वान। दोनों पास आते ही प्रिंसिपल ली म्यू ने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ही चेन द्यू हो? प्रिंसिपल ली म्यू मुस्कुराते हुए बोले, अरे तो तुम ही चेन द्यू हो। आजकल पूरे लायांग सिटी में तुम्हारी ही चर्चा है। तुम लायांग सिटी यूथ रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हो और तुम्हारा नाम ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग में भी दर्ज हो चुका है। इसीलिए मैं वांग एंक्वान खास तौर पर यह देखने आए हैं कि आखिर इतना बड़ा जीनियस है कौन। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स सन्न रह गए। हर किसी की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या ये सच हो सकता है? चेनद्यू सचमुच लायांग सिटी का नंबर 1 बन गया? आ गया। आखिरकार होंगजी क्लास की रैंकिंग बैटल शुरू हो गई। मैं, जो रैंकिंग में सबसे आखिरी नंबर पर था, सीधे 10वें स्थान पर मौजूद पांगहू फैट टाइगर को चैलेंज करने पहुंच गया। अगले ही पल एक विशाल वॉर हैमर सीधे मेरे चेहरे की ओर पूरी ताकत से लहराई। उसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि देखने वालों की सांसें थम गईं। वाकई पांगहू अपने टॉप 10 रैंकिंग के लायक है। अब तो चेनदू की हार तय है। उसी समय मार्शल अरीना में एक जोरदार धमाका गूंज उठा, लेकिन सबकी हैरानी के लिए वो हमला मुझे छू तक नहीं पाया। धत तेरे की, वो कमीना गया कहा, लेकिन उसी पल मैं तो पहले ही पांगहू के सामने पहुंच चुका था। मैं हल्की सी मुस्कुराकर बोला, बहुत धीरे हो। मार्शल स्किल कैंग लॉन्ग पॉइंट थ्रस्ट। एक जबरदस्त प्रहार सीधे पांगहू के पेट पर जा लगा। भयावह इम्पैक्ट ने उसे हवा में उछाल दिया और वो ऊंचाई तक उड़ता चला गया। चारों ओर मौजूद लोग अविश्वास से उसे आसमान से नीचे गिरते हुए देखते रह गए। तभी टीचर लिंग यू तेजी से मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम्हारी मार्शल स्किल क्या सचमुच फर्स्ट रैंक परफेक्ट मास्टरी तक पहुंच गई है? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, कल ही किस्मत से ब्रेक थ्रू हो गया। ये सुनते ही टीचर लिंग यू की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक ही रात में मार्शल स्किल प्रोफिशिएंसी को 90% तक पहुंचा देना, ये सचमुच अविश्वसनीय है। हैरानी से उबरने के बाद टीचर लिंग यू ने मेरा हाथ छोड़ दिया और ऊंची आवाज में घोषणा की, इस मुकाबले का विजेता चेनदू। इस तरह मैंने सफलतापूर्वक टॉप 10 रैंकिंग में जगह बना ली और 10वें स्थान की सीट हासिल कर ली। लेकिन मैंने आगे किसी को चैलेंज करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि टॉप 10 के बीच मिलने वाले रिसोर्सेज में ज्यादा फर्क नहीं था। बेहतर यही था कि अभी अपनी ताकत बचाकर रखूं। तभी रैंक 1 पर मौजूद मोरेट सबसे पहले मेरे पास आया और मुझसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की इच्छा जताई। यहाँ तक कि अभी अभी मुझसे हारने वाला पांगहू फैट टाइगर भी आकर मेरे पैरों से लिपट गया और माफी मांगने लगा। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे माफ कर दूं।
उसे देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आया, वाकई होंगजी क्लास में सिर्फ ताकत की ही इज्जत होती है। सीन बदलते ही स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर लिंग यू मुझे खास तौर पर प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गए। ऑफिस में पहुंचते ही उन्होंने पूछा, प्रिंसिपल, क्या यूनिवर्सिटी के स्पेशल एडमिशन कोटा में अभी कोई सीट बची है? मैं चाहता हूं कि चेंदू पहले से स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए ट्राई करे। आखिर मशहूर यूनिवर्सिटीज में स्पेशल एडमिशन पाने की सबसे बुनियादी शर्त यही थी कि उम्मीदवार की मार्शल स्किल कम से कम फर्स्ट रैंक परफेक्ट मास्टरी तक पहुंची हो। ऊपर से देखने पर लगता था कि चेंदू अभी उस स्तर से सिर्फ 1% दूर है, लेकिन असलियत में यही 1% सबसे कठिन बाधा थी, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। टीचर लिंगयू ने ज्यादा कुछ समझाया नहीं। उन्होंने सीधे मुझे पास रखी टेस्टिंग मशीन के सामने खड़ा कर दिया। चेंदू, अब सब कुछ तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मैं अच्छी तरह जानता था कि टीचर लिंगयू मुझे एक अनमोल मौका दे रहे हैं। मैं किसी भी कीमत पर इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैंने तुरंत हमला करने की मुद्रा बनाई। मार्शल स्किल, कैंग लॉन्ग पॉइंट थ्रस्ट। अगले ही पल तलवार की एक बेहद तेज स्वॉर्ड और बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसने टेस्टिंग मशीन को ही चकनाचूर कर दिया। यह दृश्य देखकर प्रिंसिपल पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मैं भी एक पल के लिए घबरा गया और तुरंत बोला, प्रिंसिपल, मुझे सच में माफ कीजिए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि टेस्टिंग मशीन ही टूट जाएगी। समझाने के बाद मुझे पता चला कि 8 ग्रेट मार्शल यूनिवर्सिटीज में से माउंट एवरेस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी और माउंट दै मार्शल यूनिवर्सिटी के पास स्पेशल एडमिशन कोटा होता है। अगर तुम सीधे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गाँव के जरिए एडमिशन लेना चाहो तो तुम्हारी मौजूदा लाइफ स्ट्रेंथ के आधार पर 8 ग्रेट मार्शल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं सबसे ज्यादा जाना चाहता था वो थी हुआंगशन मार्शल यूनिवर्सिटी, जो 8 ग्रेट मार्शल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। करीब 6 साल पहले यूनले रीजन के हुक्शी सिटी पर जायंट क्लैन ने अचानक हमला कर दिया था। हालांकि आसपास के मार्शल डिफेंस कॉर्प्स तुरंत सहायता के लिए पहुंच गए थे। फिर भी उस भीषण आपदा में लाखों नहीं बल्कि कई लाख लोगों में से लगभग कई दसियों हजार, सैकड़ों हजार के स्तर पर लोग मारे गए या हताहत हुए। वो घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसी त्रासदी बन गई थी जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित और सलामत रहे। इसीलिए मैं घर से बहुत दूर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना चाहता। अगर कभी लायांग सिटी पर कोई संकट आ जाए तो मैं सबसे पहले वापस लौटकर अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। यह एक ऐसा युग था जहां पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स का बोलबाला था। मानव सभ्यता के भविष्य की रक्षा 3 सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर करती थी। पहला था एक्सट्रीम मार्शल गॉड हॉल, जो बाहरी जातियों, एलियन रेसेस की सभ्यताओं के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए था। दूसरा था टेक्नोलॉजी मार्शल गॉड हॉल, जिसका उद्देश्य पूरी मानव जाति की समग्र ताकत बढ़ाना था। और तीसरा था मार्शल अलायंस, जो मानव समाज में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाता था। इसी दौरान मुझे संयोग से पौराणिक मार्शल सेंट स्पेस सिस्टम जागृत हो गया। इस सिस्टम की बदौलत मेरी ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगी। तभी प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, अगर तुम व्हाइट सिटी चैंपियनशिप में टॉप 3 के अंदर जगह बना लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए देश की 2 सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के स्पेशल एडमिशन कोटा का इंतजाम कर सकता हूं। लेकिन मेरी पहली पसंद सबसे नजदीक स्थित हुआंगशन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी थी। दुर्भाग्य से हुआंगशन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के पास कोई स्पेशल एडमिशन कोटा नहीं था। वहां दाखिला पाने का एकमात्र तरीका सामान्य कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था, और उस परीक्षा के जरिए प्रवेश लेने के लिए लाइफ स्ट्रेंथ कम से कम लेवल 6.5 होनी चाहिए, जबकि मेरी लाइफ स्ट्रेंथ अभी सिर्फ लेवल 5.2 थी। कॉलेज में सफलतापूर्वक दाखिला पाने के लिए स्कूल से घर लौटते समय मैं लगातार यही सोच रहा था कि आखिर इतने कम समय में अपनी ताकत कैसे बढ़ाऊं। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी मार्शल गॉड हॉल की ब्लड क्यूआई पिल्स आजमाकर ही देखा जा सकता है। आखिर टेक्नोलॉजी मार्शल गॉड हॉल के संस्थापक डुलगिस थे, जिन्हें पूरी मानव सभ्यता का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। भले ही उनकी व्यक्तिगत ताकत सबसे अधिक नहीं थी, लेकिन मानव जाति के लिए उनके योगदान इतने महान थे कि उन्हें एक सच्चे महानायक के रूप में सम्मान दिया जाता था।
यही सोचते सोचते मैं टेक्नोलॉजी मार्शल गौर हॉल पहुंच गया। नमस्ते, मैं थंडर ब्लड क्यूआई पिल्स की 3 बॉक्सेस खरीदना चाहता हूँ। स्टाफ ने सिर हिलाते हुए कहा। माफ कीजिए, यह एक स्पेशल मेडिसिन है। इसे सीधे खरीदा नहीं जा सकता। थंडर ब्लड क्यूआई पिल्स की मेडिसिनल पावर बेहद शक्तिशाली होती है। यहाँ तक कि क्वासी मार्शल आर्टिस्ट्स भी इसे खाने के बाद आसानी से घायल हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की मेडिसिन्स खरीदने से पहले आपको एक टेस्ट पास करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दवा लेने के बाद आपका शरीर उसे सुरक्षित रूप से सहन कर सके। तभी आपको इसे खरीदने की अनुमति मिलेगी। यह कहते हुए वह मुझे एक टेस्टिंग मशीन के पास ले गया। यह मशीन थंडर ब्लड क्यूआई पिल्स की शक्ति को सिमुलेट करके आपके शरीर में उसी तीव्रता का इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेगी। अगर आप इसे सफलतापूर्वक सहन कर लेते हैं तो आपको इस दवा को खरीदने की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही मैंने तैयारी पूरी की, मशीन से एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रिक करंट मेरे शरीर में प्रवाहित हुआ। लेकिन उसकी इतनी सी ताकत का मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ा। यह देखकर सेल्स गर्ल को लगा कि शायद मशीन ही खराब हो गई है। वह घबराकर तुरंत टेक्निकल डिपार्टमेंट से संपर्क करने लगी। उधर मैं खरीदी हुई थंडर ब्लड क्यूआई पिल्स लेकर वहां से निकल गया। दृश्य बदलता है। मैं स्कूल द्वारा मेरे लिए तैयार किए गए एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग रूम में पहुंच गया। मैंने थंडर ब्लड क्यूआई पिल्स का इंस्ट्रक्शन मैनुअल उठाकर देखा। उस पर लिखा था, अगर 3 गोलियां एक साथ ली जाए तो होने वाला दर्द एक गोली की तुलना में 5 गुना अधिक होगा। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने सीधे 3 गोलियां निकाली। इतना सा दर्द मेरे लिए तो बिल्कुल आसान है। यह सोचते हुए मैंने बिना किसी झिझक के तीनों गोलियां एक साथ अपने मुंह में डाल ली। लेकिन अगले ही पल एक भयानक इलेक्ट्रिक करंट मेरे पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगा। उसकी पीड़ा इतनी असहनीय थी कि मानो पूरा शरीर फटने वाला हो। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपकी लाइफ स्ट्रेंथ 5.2 से बढ़कर लेवल 5.3 हो गई है। मैंने राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया। अब लेवल 6.5 तक पहुंचने में एक कदम और कम रह गया। जब तक मेरी लाइफ स्ट्रेंथ निर्धारित स्तर तक पहुंच जाएगी, मुझे स्पेशल एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सामान्य एंट्रांस एग्जाम के जरिए ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकूंगा। लेकिन जल्दी ही मैंने एक और समस्या महसूस की। पहले मेरा प्लान था कि ये दवा 1 महीने तक चलाऊंगा। लेकिन अब लगता है कि यह सिर्फ 10 दिन ही चलेगी। और मेरे अकाउंट बैलेंस के हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 55 दिन तक ही इसे जारी रख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि व्हाइट सिटी चैंपियनशिप में मुझे हर हाल में टॉप 2 में पहुंचना होगा। तभी मुझे पर्याप्त प्राइज मनी मिलेगी, जिससे मैं आगे भी अपनी ताकत बढ़ा सकूंगा। यही सब सोचते सोचते दवा के साइड इफेक्ट्स की वजह से मुझे नींद आ गई। नींद में मैं एक बार फिर मार्शल सेंट स्पेस में पहुंच गया। हालांकि मैं अब भी उन विशाल जायंट्स को हराने में असमर्थ था, लेकिन मेरी मेंटल पावर पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते अगले दिन होंगजी क्लास की क्लास शुरू होने का समय आ गया। टीचर ने पूरी क्लास की ओर देखते हुए कहा, स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एक मार्शल आर्टिस्ट लड़ाई के दौरान अपनी मेंटल पावर को हथियारों और हमलों पर अटैच करके उसका उपयोग कैसे करता है। होंगजी क्लास की मेंटल पावर की अध्यापिका थी यादाई, जो मार्शल अलायंस की सदस्य भी थी। मेंटल पावर की यह कोर्स सिर्फ होंगजी क्लास के छात्रों के लिए ही उपलब्ध थी। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की लाइफ स्ट्रेंथ भी लेवल 15 से ऊपर होती थी। यादाई ने छात्रों को समझाते हुए कहा, आमतौर पर मार्शल स्किल्स इस्तेमाल करने पर शरीर से निकलने वाली शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन मेंटल पावर की मदद से हम उस अतिरिक्त शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। इससे किसी एक जगह पर होने वाली हमारी एक्सप्लोसिव पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसी तकनीक को मेंटल पावर अटैचमेंट कहा जाता है। यादाई ने आगे कहा, अब मैं आप सबकी मेंटल पावर की जांच करूंगी। जब सभी छात्र टेस्ट के लिए तैयार हो गए, तभी यादाई की नजर अचानक मुझ पर आकर ठहर गई। चेन ड्यू, तुम चाहो तो इस टेस्ट में हिस्सा न भी लो। वैसे भी इसका कॉलेज एंट्रांस एग्जाम के स्कोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। उनकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। लेकिन अगले ही क्षण मुझे उनकी मंशा समझ आ गई।
शायद उन्हें लगा कि मेरी मेंटल पावर अभी सिर्फ लेवल 1 की है। अगर मैंने टेस्ट दिया तो शायद मैं दबाव सहन न कर पाऊँ और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ूं। मैंने बिना झिझक उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, टीचर, मैं इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मेरी जिद को देखकर टीचर ने मन ही मन सोचा कि यह बस एक नौजवान की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और जीतने की जिद है। छोड़ो। आखिर यह लिंग यू द्वारा खास तौर पर ध्यान दिया जाने वाला स्टूडेंट है। टेस्ट खत्म होने के बाद मैं इसे अलग से समझा दूंगी। फिरियाडाई ने पूरी क्लास की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, सभी स्टूडेंट्स अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी पूरी ताकत से इस दबाव का विरोध करें। मेंटल पावर टेस्ट अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है।